गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडियन ओशन फ्लोर मैपिंग। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन ओशन फ्लोर की जो है एक स्टडी की गई है, बैथीमेट्री की गई है साइंटिस्ट द्वारा, जो कि इनकॉइस को बिलोंग करते हैं, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो इस बैथीमेट्री स्टडी से जो है ओशन मॉडल्स जो है हाईलाइट किए गए हैं, जो कि क्रूशल होते हैं हमारे फोरकास्ट करने के लिए ओशन रिलेटेड कंडीशंस, वेदर, क्लाइमेट, सब कुछ देखने के। और ये आपके सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि इंडियन ओशन रिम कंट्रीज़ और पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। तो बैथीमेट्री बेसिकली स्टडी या मैपिंग होती है डेप्थ ऑफ वाटर की। ओशंस, रिवर्स, लेक्स या स्ट्रीम्स कहीं पे भी की जा सकती है। जो बैथीमेट्रिक मैप्स होते हैं वो जो इक्वल डेप्थ के पॉइंट्स होते हैं उनको कनेक्ट कर देते हैं, और उसके थ्रू ही जो है आपका जैसे टोपोग्राफिक मैप्स होते हैं वैसे बनाए जाते हैं। तो ये बैथीमेट्री जो है फाउंडेशनल साइंस है हाइड्रोग्राफी से रिलेटेड, और ये फिजिकल फीचर्स ऑफ बॉडी को मेजर करने के लिए हेल्पफुल रहती है। अब अगर हम इनकॉइस देखें, इनकॉइस एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और ये ओशन इन्फॉर्मेशन और एडवाइजरी सर्विसेज देती है साइंटिफिक कम्युनिटी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एजेंसीज और सोसाइटी को। इनकॉइस एक यूनिट है अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन की, और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1999 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, और ये लोकेटेड कहाँ पर है? हैदराबाद में। अब अगर हम की हाईलाइट्स देखें स्टडी की, तो इंडियन ओशन के करंट्स जो हैं वो सिर्फ सरफेस इन्फ्लुएंसेस से ही जो है वो गवर्न नहीं होते हैं, बल्कि स्टडी में ये देखा गया है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और मालदीव्स आइलैंड्स जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डायरेक्शन और स्पीड ऑफ दीज करंट्स को अल्टर करने में, ठीक है, खासकर डीप ओशंस में। अब इस स्टडी में ये भी देखा गया है कि पहले जो स्टडीज़ की गई ओशन मॉडलिंग सिस्टम्स में जो एम्प्लॉय की गई जो स्टडीज़, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इसीलिए अब एक मोर रियलिस्टिक ईस्ट इंडिया कोस्टल करंट जो है फ्लो वो मेजर किया गया है, जो कि 1000 मीटर या 2000 मीटर की डेप्थ पर जो है वो उसको ऑब्जर्व किया गया है, और वो सरफेस पे नहीं है। अंडमान निकोबार और मालदीव्स जो है आइलैंड्स, उनकी भी इम्पोर्टेंस हमें देखने को मिल रही है। तो एक सिग्निफिकेंट बाउंड्री करंट जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को की वजह से जो है वो चल रहा है ओशंस में, वो हमने ऑब्जर्व किया है। खासकर जो मालदीव्स आइलैंड्स हैं वो एक की फैक्टर एमर्ज होकर आए हैं इक्वेटोरियल अंडर करंट को एक्सटेंड करने में, ठीक है। सीजनल वेरिएशंस जो भी आपके ईयूसी में देखी जाती हैं वो भी आइडेंटिफाई की गई हैं, ठीक है। तो क्यों, क्या रोल है ओशन फॉरकास्टिंग का? तो ऑफ कोर्स ये देखा गया है कि ओशंस जो हैं वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं वेदर, क्लाइमेट और मैरीटाइम सेक्टर को। ये जो है हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम प्रिसाइज फोरकास्ट कर सकें ओशनोग्राफिक पैरामीटर्स की, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पेमेंट एग्रीगेटर्स। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई ने 2 कंसल्टेशन पेपर्स जो है वो इस महीने फ्लोट किए थे, ताकि ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स को कैसे रेगुलेट किया जाए उसके ड्राफ्ट रूल्स बताए गए थे। तो पेमेंट एग्रीगेटर्स क्या होते हैं? जो आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट करते हैं, पेमेंट्स कलेक्ट करते हैं आप हम सबसे, और मर्चेंट्स के बिहाफ पर ये पेमेंट कलेक्ट करते हैं। तो इनके अगर हम फीचर्स देखें तो पहली बात तो पेमेंट कलेक्ट करते हैं कस्टमर से। दूसरा कि जो पेमेंट उन्होंने कलेक्ट की होती है वो जो है फंड्स उसको ट्रांसफ़र करते हैं मर्चेंट के बैंक अकाउंट में। बेसिकली सेटलमेंट का काम करते हैं मर्चेंट के बैंक अकाउंट में विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। सिक्योरिटी भी देते हैं, ठीक है, जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो सिक्योर हों, ये भी काम देखना पेमेंट एग्रीगेटर्स का ही होता है। अपनी एपीआईज़ या प्लगइन्स देते हैं ये मर्चेंट्स को, ताकि वो अपनी वेबसाइट्स पे उसको लगा सकें और मोबाइल ऐप्स पे लगा सकें, ताकि और फिर पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकें। तो पॉपुलर पेमेंट एग्रीगेटर्स इंडिया में कौन से हैं? जैसे रेजर पे हो गया, पेटीएम, पेपाल। जब भी आप कोई पेमेंट करने लगते हो, ये मोस्ट जो है फेमस ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्हीं के थ्रू आप पेमेंट करते हो ऑनलाइन, है ना। ऐसे ही अमेज़ॉन पे भी है, और भी अलग सा और बहुत सारे हैं, बट ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं बिजनेसेस को पेमेंट्स ऑनलाइन एक्सेप्ट करने में। तो आरबीआई के जो ड्राफ्ट रूल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस हमने ई कॉमर्स साइट्स और ऑनलाइन एवेन्यूज़ के लिए तो बना दी हैं, लेकिन हम इन गाइडलाइंस को या इन रेगुलेशंस को ऑफलाइन स्पेसेस में भी हमें एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो ऑफलाइन भी जो आप पेमेंट मैकेनिज़म्स होते हैं, जैसे आप कभी क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हो, या कभी आप जो है कुछ मशीन्स होती हैं उसमें भी क्यूआर कोड होता है, या आप कार्ड से पेमेंट कर देते हो, ठीक है। ऑफलाइन पेमेंट जब आप मर्चेंट पे किसी भी दुकान में जाके पेमेंट करते हो, उनको भी जो है उनके ऊपर भी ये गाइडलाइंस लगनी चाहिए, ठीक है। और आरबीआई ने लेसन्स लिए हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जो है के साथ जो हुआ था उसमें से लेसन्स डिराइव किए हैं, और कहा है कि इसलिए
ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स को भी रेगुलेट करना इम्पॉर्टेंट है। तो आरबीआई जो है उन्होंने कहा है कि जो नॉन बैंकिंग पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं और उनको उनके ऊपर फोकस रखा जाएगा। जो बैंक्स होते हैं जो अगर फिजिकल पेमेंट एग्रीगेटर सर्विसेज दे रहे हैं उनको कोई सेपरेट ऑथराइजेशन लेने की ज़रूरत नहीं है आरबीआई से, लेकिन जो पेमेंट एग्रीगेटर जो ऑनलाइन या ऑफलाइन सर्विसेज दे रहे हैं और वो बैंक्स नहीं हैं या बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, तो उनको आरबीआई को इन्फॉर्म करने का पड़ेगा विद इन 60 डेज़ कि वो ऑथराइजेशन लेना चाहते हैं। अब आरबीआई के रूल्स जो हैं वो नॉन कैसे लागू होंगे, आरबीआई ने प्रपोज़ किया है कि नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ जो करंटली ट्रांजैक्शन दे रही हैं उनको कम से कम 15 करोड़ तक की अपनी नेटवर्थ होनी चाहिए उनकी जब वो अप्लाई कर रहे हैं, और इसको 25 करोड़ तक भी बढ़ा दिया जाएगा मार्च 2028 में। जो एग्जिस्टिंग ऑफलाइन ऑपरेटर्स हैं उनको कहा गया है कि अगर आप अब जो है इन गाइडलाइंस को कंप्लाई नहीं करोगे तो 31 जुलाई 2025 तक आपके ऑपरेशंस को हम बंद कर देंगे। और बैंक्स को कहा गया है कि इनसे रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होंगे उसको अक्टूबर नेक्स्ट ईयर तक बंद कर देना अगर ये एप्लीकेशंस ऑथराइजेशन आरबीआई से नहीं लेते हैं तो केवाईसी रिक्वायरमेंट्स भी जो है इसमें डाली गई हैं ताकि जो मर्चेंट्स ऑनबोर्ड किए जा रहे हैं वो उनके फंड्स को सेटल किया जा सके इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो आरबीआई ने जो है कहा गया है, आरबीआई द्वारा इन इंस्ट्रक्शंस में कहा गया है कि मर्चेंट्स को स्मॉल और मीडियम मर्चेंट्स की कैटेगरी में डाल दिया जाए। स्मॉल मर्चेंट्स वो होंगे जिनकी एनुअल बिजनेस टर्नओवर लेस देन 5 लाख रुपीज़ है, और मीडियम मर्चेंट्स वो होंगे जिनकी जो है एनुअल टर्नओवर 40 लाख तक है। ठीक है, तो डेटा प्राइवेसी के भी प्रोविजंस इसमें डाले गए हैं कि कोई भी जो कार्ड इशूअर या कार्ड नेटवर्क है कोई भी तरह का डेटा जो है वो 1 अगस्त 2025 तक के बाद से जो है वो स्टोर नहीं कर सकता ऑफलाइन पेमेंट्स में। और एंटिटीज़ को ये कहा गया है कि लिमिटेड डेटा ही आप स्टोर कर सकते हो, जैसे कि सिर्फ लास्ट 4 डिजिट्स कार्ड नंबर के और इशूअर का नाम। जो इस चीज़ की कंप्लायंस है वो कार्ड नेटवर्क्स के ऊपर भी जो है उसका ओनस रखा गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मैग्नेटार। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया है मोस्ट डिस्टेंट नोन इंस्टेंस ऑफ इरप्शंस जो कि मैग्नेटार से जो है वो ऑब्जर्व किया गया है। कहाँ पर? एक गैलेक्सी है जो मोस्ट डिस्टेंट गैलेक्सी जिसको कहते हैं मेसियर 82। तो मैग्नेटार क्या है? एक एक्जॉटिक टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार होता है। जो इसका डिफाइनिंग फीचर क्या होता है कि इसमें अल्ट्रा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होता है। जो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है ये लगभग 1000 गुना ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार, और ट्रिलियन टाइम्स मोर होता है एज़ कम्पेयर टू आवर अर्थ। मैग्नेटार्स जो है वो वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज़ करते हैं फ्लेयर्स, एक्सरेज या गामा रे बर्स्ट्स के फॉर्म में, और ये एसोसिएटेड होते हैं एक्सट्रीम इवेंट्स इन द यूनिवर्स में से। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है मैग्नेटार का वो न्यूट्रॉन स्टार के इंटीरियर की वजह से आ रहा होता है, और जब स्टार रोटेट होता है तो वो एक ह्यूज डायनामो की तरह जो है बिहेव करता है, उसकी वजह से जो है ये इमेंस मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। मेसियर 82 क्या है? एक गैलेक्सी जिसका नाम सिगार गैलेक्सी भी है। ये मोस्ट डिस्टेंट नोन गैलेक्सी है लेकिन ये मोस्ट एनर्जेटिक नहीं है। ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है? हमारी अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में ये लोकेटेड है और लगभग 12 मिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एंटीहिस्टामाइंस। ये टॉपिक भी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। एंटीहिस्टामाइंस वो कॉमन ड्रग्स हैं जो आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के केमिस्ट से परचेज कर लेते हो। आप कोई भी एलर्जी वगैरह को ट्रीट करने के लिए, जैसे स्नीजिंग या इचिंग से आप इजात पाने के लिए, या एंटीहिस्टामाइन जो है वो जनरली आप परचेज़ कर लेते हो। एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स जो हैं वो हिस्टामाइन रिसेप्टर के अगेंस्ट जो है वो काम करते हैं। तो हिस्टामाइन जो है वो ब्रॉडली 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं बॉडी में, और इसीलिए जो है हिस्टामाइन रिसेप्टर्स को H1, H2, H3, H4 में डाला गया है। H1 रिसेप्टर जो है मोस्टली आपके इनर सरफेस ऑफ ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स में देखा गया है, और स्मूथ मसल सेल्स में। H1 एंटीहिस्टामाइंस जो है इसीलिए जो माइनर एलर्जीज़ हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, H3 रिसेप्टर जो हैं वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लोकेटेड होते हैं, तो जैसे डोपामाइन या फिर सेरोटोनिन इनकी रिलीज़ को रेगुलेट करते हैं। ऐसे ही H4 रिसेप्टर्स हैं वो आपके बॉडी के इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को जो है वो रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो आपके जैसे इचिंग हो गई या कुछ ऐसी जो आपको रिएक्शन हो सकता है या एलर्जी हो सकती है उसको डील करने के लिए H4 एंटीहिस्टामाइंस यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑटो ब्रेवरी सिंड्रोम। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक ड्रंक ड्राइविंग का केस था 40-year-old मैन के अगेंस्ट, उसको डिसमिस कर दिया गया जब उसके लॉयर ने ये एक्सप्लेन कर दिया कोर्ट को कि जो वो पर्सन है
वो ऑटो ब्रूअरी सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है। ऑटो ब्रूअरी सिंड्रोम क्या होता है? अब इसके अंदर गट फर्मेंटेशन होती है, मतलब आप बॉडी में आपने आपने ऐसा नहीं है कि आपने अल्कोहल कंज्यूम किया है, बट आपकी बॉडी, जब आप बॉडी में शुगर या स्टार्ची फूड जब कंज्यूम करते हो, आपकी बॉडी उसमें उसको फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बना देती है, ठीक है? तो उसमें सिम्टम्स भी ऐसे आते हैं जैसे आपने जो है वो ड्रिंक की हुई है। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इथेनॉल प्रोड्यूस होती है एंडोजेनस फर्मेंटेशन के द्वारा। फंगी या फिर बैक्टीरिया जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में होते हैं, या ओरल कैविटी में या यूरिनरी सिस्टम में होते हैं, ये आपके एक्सेस, अगर आपने शुगर वाला कोई प्रोडक्ट खा लिया है या स्टार्ची फूड खा लिया है, तो कई लोगों में ये देखने को मिला है कि ये जो यीस्ट और फंगी हैं, ये शुगर के ऊपर फीड करते हैं, स्टार्च के ऊपर फीड करते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी में, और इस प्रोसेस में एक वेस्ट भी जो है वो बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल या फिर अल्कोहल की फॉर्म में। तो ऑफ कोर्स सिर्फ मीठा खाने की वजह से ही जो है आप में जो है ये अल्कोहल बनने लगेगा बॉडी में, और उसकी वजह से ऐसा लगेगा कि जैसे आपने ड्रिंक की हुई है, और आपको उसके ड्रिंकिंग वाले जो सिम्टम्स होते हैं वो सब आ जाएंगे, ठीक है? तो खासकर जो लोगों में डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, क्रॉन डिसीज़ है, उन लोगों में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए ऑफ कोर्स क्या कहा जा सकता है कि अब ऐसे फूड्स मत खाओ जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये टॉपिक आपके जो है सोशल इश्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो रिसर्चर्स जो केरला के हैं उन्होंने कहा है कि अगर रेगुलर यूज़ ऑफ फेयरनेस क्रीम किया जाए तो उससे जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? बेसिकली किडनी का डिसऑर्डर है जो कि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रोटीन यूरिन के थ्रू पास ऑन करने पे फोर्स करता है। तो ये कैसे ही प्रॉब्लम आती है? किडनी के जो फिल्टर्स होते हैं जिन्हें हम ग्लोमेरुली कहते हैं, तो वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। किडनी आपके वेस्ट को रिमूव करती है इन फिल्टरिंग यूनिट्स के थ्रू, जिनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। हर नेफ्रॉन में एक फ़िल्टर लगा होता है ग्लोमेरुलस नाम का, जो कि वेस्ट को और एक्सेसिव फ्लूइड्स को आपके ब्लड में से रिमूव करता है और आपके ब्लैडर में भेज देता है ताकि यूरिन के थ्रू वो पास हो जाए। कॉमन वेस्ट प्रोडक्ट्स जो आपके ब्लड में होते हैं जैसे नाइट्रोजन वेस्ट, मसल वेस्ट या एसिड्स, हेल्दी किडनीज़ में ये ग्लोमेरुली फ़िल्टर जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकाल देता है और आपके ब्लड को जो है हेल्प करता है कि वो सेल्स और प्रोटीन्स आपकी जो बॉडी जो है वो रिटेन करे और बाकी का जो है वो निकाल दे, ठीक है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है? ग्लोमेरुली जो है वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन जो है वो लीक करने लगता है आपके ब्लड में से यूरिन की तरफ, और यूरिन में से फिर प्रोटीन ज़्यादा निकलने लगता है। तो ये कोई स्पेसिफिक किडनी डिसीज़ तो नहीं है, लेकिन जो है इसमें नेफ्राइटिस, मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम से नेफ्राइटिस हो सकता है जिससे कि किडनी अफेक्ट हो सकती है। ये ज़्यादातर देखने को मिला है नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो डायबिटिक पेशेंट्स या फिर ल्यूपस पेशेंट्स होते हैं उनमें देखने को मिला है। तो इसके साइंस या सिम्टम्स क्या होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के? सिवियर स्वेलिंग हो जाएगी बॉडी में, फोमी यूरिन आएगा, हाई फैट या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स देखने को मिलेंगे ब्लड में, वेट गेन होने लगेगा फ्लूइड रिटेंशन की वजह से, फैटीग या लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलेगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है उससे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं जैसे ब्लड क्लॉटिंग, हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, फिर हाई ब्लड प्रेशर या फिर ब्रीफ या लॉन्ग लास्टिंग किडनी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती हैं। तो इसके लिए ट्रीटमेंट जो है उस पहले तो आपको अंडरलाइंग कॉज देखना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और फिर मेडिकेशंस और डाइट में चेंजेस लाके उसको ट्रीट करना पड़ता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, नीपिड। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो एक न्यू टेस्ट लेके आने वाली है जो नीपिड ने डिज़ाइन किया है ताकि डायग्नोज किया जा सके स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को हमारे अडल्ट्स में, कंट्री में। तो नीपिड इसको 1984 में इस्टेब्लिश किया गया था ऑटोनॉमस बॉडी की तरह मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर। ये डेडिकेटेड है क्वालिटी सर्विसेज देने के लिए पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को। एपेक्स बॉडी है जो ट्रेनिंग, रिसर्च, सर्वेज देती है फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में हमारी कंट्री में, और ये इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर्ड है सिकंदराबाद, तेलंगाना में। एम्पावर करता है ये पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट रिहैबिलिटेशन इंटरवेंशंस एक्सेस कर सके, एजुकेशनल, थेरेप्यूटिक, वोकेशनल, एम्प्लॉयमेंट, लेजर, सोशल एक्टिविटीज़, इन सब में फुल पार्टिसिपेशन रख सकें, ठीक है? तो ये इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस या सेमिनार्स, वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करता है ये इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वीवीपैट। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन के समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम मशीन्स जो हैं
उस पर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो अभी रैंडम मैचिंग करता है वीवीपैट स्लिप्स की, ये ईवीएम्स जो आपके 5 पोलिंग बूथ में पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, वही सिस्टम ठीक है। तो 2 जज बेंच ने जो है पटिशन्स जो कि 100% वेरिफिकेशन चाह रही थी ईवीएम्स की यूजिंग द वीवीपैट, उनको रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन कोर्ट ने 2 डायरेक्शंस दिए हैं ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन को। पहला डायरेक्शन क्या कह रहा है कि जो आप सिंबल लोडिंग यूनिट्स होते हैं जिसमें आपके मतलब कि बीजेपी का सिंबल है, कांग्रेस का सिंबल है, इस ये वाले बटन को दबाओगे तो इसको वोट जाएगा, या इसको दबाओगे तो इसको वोट जाएगा, उसको जो है आपको 45 दिन तक डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स के संभाल के रखना है। ठीक है, ये मेमोरी यूनिट्स होते हैं, तो इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करके जो है पता लगता है वोटिंग किसको हो रही है। तो इसको 45 दिनों तक संभाल के रखना है रिज़ल्ट की डिक्लेरेशन के बाद। तो सेकंड डायरेक्शन में जो है कैंडिडेट्स को कहा गया है कि वो वेरिफिकेशन ऑफ ईवीएम्स करवा सकते हैं इलेक्शन के बाद, लेकिन उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगे वेरिफिकेशन के, वो उन्हें ही जो है वो भुगतने होंगे कैंडिडेट को। ऑफ कोर्स वो पैसा रिफंड हो जाएगा अगर इन केस ईवीएम में कुछ टेम्परिंग की जो है पकड़ी जाती है तो। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट के केस में कहा है कि वीवीपैट स्लिप्स को बार कोडेड बना दो, ताकि जो है मशीन के द्वारा जो है वीवीपैट स्लिप्स की काउंटिंग हो सके, ह्यूमन एरर को हम एलिमिनेट उससे कर सकें। तो अब अगर हम देखें तो इलेक्टोरल प्रोसेस में फेथ दिखाया है सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा है कि जो ब्लाइंडली डाउट कर रहे हैं किसी भी सिस्टम को, उससे तो फिर हर सिस्टम में स्केप्टिसिज्म आ जाएगा, फिर तो हर चीज़ को क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चल सकती। तो इसीलिए उन्होंने जो है कहा है कि कोई भी सिस्टम को ब्लाइंडली डाउट करना जो है वो स्केप्टिसिज्म ब्रीड करेगा। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Indian Ocean floor mapping. This topic is important for your environment section. So a study of Indian ocean floor or bathymetry was undertaken by scientists of the Indian National Center for Ocean Information Services, and this study has highlighted the importance of bathymetry in ocean models because it is very crucial for improving forecasts related to ocean conditions, weather and climate, especially for the Indian Ocean rim countries and subcontinent. So what is bathymetry? It is the study and mapping of the depth of water in oceans, rivers, lakes and streams. And bathymetry basically connects the lines or dots which are, or points which are of equal depth, and that's how you derive a map, by connecting those lines. And bathymetry is the foundation of the science of hydrography, which measures the physical features of a water body. So what is INCOIS then? INCOIS is an autonomous organization of Government of India which provides ocean information and advisory services to scientific community, industry, government agencies and society. INCOIS is a unit of the Earth System Science Organization, and it was established in 1999 under the Ministry of Earth Sciences. So it is located in Hyderabad. So what are the key highlights of the study? So Indian Ocean's currents are not solely governed by the surface influences. This study has also suggested that both Andaman and Nicobar Islands and Maldives Islands play a pivotal role in altering the direction and speed of these currents, particularly in the deep ocean. This study has also revealed that there were significant discrepancies in the previously employed ocean modeling systems, and a more realistic East India coastal current flow has been estimated at 1000 meters and 2000 meters depth, and it is opposite to that of the surface. Okay, so there have already been insights from Andaman Nicobar Islands and the Maldives Islands, and this study has also uncovered a significant boundary current tracing the coast of the Andaman and Nicobar Islands at a depth of 2000 meters, and it has also found that there has been the presence of Maldives Islands is a key factor in extending the equatorial undercurrent, and seasonal variations in the equatorial undercurrent has also been identified. So of course oceans significantly influence the weather, climate and the maritime sector, and this study highlights the need for precise forecasts of oceanographic parameters like currents, temperature, salinity across time frames. So the next topic is payment aggregators. This topic is important for your economy section. So RBI had floated 2 consultation papers this month to seek better regulation of offline payment aggregators. So who are these payment aggregators? These are entities which facilitate online transactions by collecting payments from customers on behalf of merchants. So how the payment aggregators work? So they collect payments from customers, and they
transfer the funds to the merchants by deducting their service fee or commission. So these aggregators ensures that the funds are settled in the merchant's bank account within a specified time frame, and the payment aggregators also ensure the security of transaction. They also offer APIs or plugins which merchants can integrate into their websites or mobile apps so as to accept payments. So you may have already known about these payment aggregators like Razorpay, Paytm, or PayPal, and there are many more like Amazon Pay also. Whenever you go to a website and make payment, these payment aggregators appear. Okay, so they play a crucial role in enabling businesses to accept payments online. But the RBI draft rules are not about just these online payments. The existing guidelines, which are meant for e-commerce sites and other online avenues, have to be extended to the offline spaces as well, so as to bring synergy in regulating activities and operations of payment aggregators, irrespective if they are online or offline. So the proposed norms are being elaborated. So these are coming after the RBI has incorporated lessons from what happened this year with Paytm Payments Bank. So is registration with RBI being made mandatory? So of course, for those banks who are providing physical payment aggregator services, they do not need to require any separate authorization from the RBI. But those PAs or payment aggregators who are providing online or offline services, if they are not having any license, then they have to inform RBI within 60 days about their intent to seek authorization from RBI before functioning. Okay, so non-banking entities who are currently providing proximity or face-to-face transaction services through at merchant level for offline transactions, they should have a minimum net worth of 15 crore when they are applying for authorization from RBI. This would be extended to 25 crore by March 2028. And RBI has said that if offline operators fail to comply with this approval, then they will have to seize up or wind up their operations by July 2025. Banks have also been asked that they should close all the accounts by the end of October next year if these payment aggregators fail to apply for authorization. So the purpose of proposed regulation is to ensure that onboarded merchants do not collect and settle funds for services which are not offered on their platforms. RBI's proposed instructions have categorized merchants into small and medium merchants. Small merchants would be those physical merchants who have an annual business turnover of less than 5 lakh rupees. Medium merchants would be those physical or online merchants with an annual business turnover of less than 40 lakh rupees. So there are also provisions for data privacy. Draft regulations instruct that no entity other than the card issuer or card network can store data for proximity or face-to-face payments from August 2025. Entities would be allowed to store limited data, that is the last 4 digits of the card number and the issuer's name. The onus for compliance in this domain would also be on card networks. So the next topic is magnetar. This topic is important for your science and tech section. Scientists have now detected the most distant known instance of eruptions called a giant flare from a magnetar residing in a galaxy called Messier 82. So magnetar is an exotic type of neutron star with the defining feature that it has an ultra powerful magnetic field. This field is about 1000 times stronger than a normal neutron star, and it is about 1 trillion times stronger than the Earth. So apart from ultra powerful magnetic fields, magnetars also release vast amounts of energy in the form of flares, X-rays and gamma ray bursts. Therefore, they are associated with extreme events in the universe. The magnetic field of a magnetar may be caused by a neutron star's interior, and when the star rotates, it would behave like a huge dynamo, and it generates an immense magnetic field. So what is Messier 82? It is a galaxy nicknamed as Cigar Galaxy in the constellation Ursa Major. So M82 giant flare is the most distant known, but it is still not the most energetic galaxy, and it is about 12 million light years away from Earth. So the next topic is antihistamines. This topic is important for your science and tech section. So antihistamines are common drugs which can be purchased without a prescription, and they are used to treat short-lived allergic reactions like sneezing or itch. So antihistamine drug acts against the activity of the histamine receptor. So depending on its location, histamine performs broadly 4 types of functions. So like the H1 receptor
is found mostly in the inner surface of the blood and lymphatic vessels, neurons, and smooth muscle cells. So H1 and antihistamines, they would be used to block the effects of minor allergies. Similarly, H3 receptors are located in the central nervous system. So antihistamines of H3 antihistamines would be regulating the dopamine and serotonin effect. H4 receptors use histamine to regulate the body's inflammatory response. So H4 antihistamines would be meant to regulate or suppress these receptors. Okay. So the next topic is auto brewery syndrome. This topic is important for your social issues. So a drunk driving case against a 40-year-old man was dismissed after his lawyer explained the court that he suffers from auto brewery syndrome. So what is auto brewery syndrome? It is also known as gut fermentation syndrome. It is a condition in which the body turns sugary and starchy food into alcohol. So it is a condition in which ethanol is produced by the endogenous fermentation by fungi or bacteria in the gastrointestinal system, oral cavity, or urinary system. So yeasts or fungi, they feed on sugars and starch and then they convert them into energy, and this process also creates waste in the form of carbon dioxide and ethanol or alcohol. So the symptoms include being drunk without drinking alcohol or getting very drunk only with a little alcohol. So people with diabetes, obesity, and Crohn disease, they are more likely to get ABS, and many medical reports suggest that people who suffer from ABS should avoid foods that are high in carbohydrates and sugar. Okay. So the next topic is nephrotic syndrome. This topic is important for your social issues. So researchers from Kerala have reported that a series of cases have emerged where the regular use of fairness creams were linked to nephrotic syndrome. So what is nephrotic syndrome? It is a kidney disorder which causes the body to pass too much protein in the urine. So it results from a problem with the kidneys filters called glomeruli. So kidneys remove waste and through excess fluid from the blood by filtering units called the nephrons. Each nephron contains these filters called glomerulus, and they remove waste and excess fluids from the blood and then send them to the bladder as urine. So these common waste include nitrogen waste, muscle waste, and acids. In healthy kidneys, the glomeruli filter out the waste products, and it allows the blood to retain the cells and proteins which the body needs to function regularly. But in nephrotic syndrome, the glomeruli gets inflamed and they allow too much protein to leak out from the blood into the urine. Okay, it is not a specific kidney disease, but it can cause, several other diseases like diabetes and lupus can cause nephrotic syndrome, and the signs and symptoms of nephrotic syndrome include severe swelling, particularly around the eyes and in your ankles and feet, foamy urine, which is a result of excess protein in the urine, high fat and cholesterol levels in the blood, which is also called hyperlipidemia, weight gain due to fluid retention, fatigue, loss of appetite, and it can also lead to serious complications, including blood clots, which can lead to thrombosis, higher risk of infections caused by the loss of immunoglobulins, high blood pressure called hypertension, brief or long-lasting kidney problems also. So the treatment includes addressing the underlying cause of this nephrotic syndrome, and the treatment usually involves medications and changes to the diet. So the next topic is National Institute for the Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities. This topic is important for your social issues. So Union government is expected to roll out a new test designed by NAPID to diagnose specific learning disabilities in adults in India. So NAPID was established in 1984 as an autonomous body under the administrative control of Ministry of Social Justice and Empowerment. It is dedicated to providing quality services to persons with intellectual disabilities. It functions as the apex body for training, research, and surveys in the field of intellectual disability. It is headquartered in Secunderabad. It empowers the persons with intellectual disabilities to access state-of-the-art rehabilitation interventions, educational, therapeutic, vocational, employment, leisure, and social activities so as to ensure their full participation. So this institute also conducts international and national level conferences or seminars or workshops on persons with intellectual disabilities in partnership with leading voluntary organizations and parent associations. So the next topic is VVPAT. This topic is important for your governance section. Amid the 2024 Lok Sabha elections, the Supreme Court has given EVM a big vote of confidence. Supreme Court has said that Election Commission of India conducts random matching
of slips with EVMs at 5 polling booths per assembly constituency. So the two-judge bench has rejected petitions which were seeking 100% verification of the votes cast on EVMs using the VVPAT. But the court has issued two directions. The first direction says that EC should steal and store the symbol loading units, which are the memory units connected to a computer to load election symbols into it, for 45 days after declaration of results, so that in case of any dispute, these can be cross-checked. And the second direction says that Supreme Court has said that candidates can seek verification of the EVMs, but at the expense of their own, and they will have to bond the expense for the verification of EVMs with the VVPAT. And in case the EVM is found to be tampered with, then in that case the money would be refunded to the candidate. So the Supreme Court has said that VVPAT slips can also be counted using a counting machine. So this is just a suggestion of Supreme Court. VVPAT slips could have a barcode printed on them, making it easier for the machine to count them. Okay. So what are the key takeaways from the verdict? Supreme Court has reposed faith in the electoral process, saying that blindly doubting a system can breed skepticism. So it has said that its directives and suggestions need to ensure that India's electoral process remains foolproof. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.